नमस्कार। चुनाव के मैदान से आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर यह साफ हो गया कि अब चुनाव में भगवा आतंकवाद एक बड़ा इशू बनेगा। हिंदू आतंकवाद के सवाल पर बीजेपी देश भर में कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। असल में यह शब्द इजाद करने वालों में और साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी कहने वालों में दिग्विजय सिंह सबसे आगे रहे। अब साध्वी प्रज्ञा ही दिग्विजय सिंह को चुनौती दे रही है। साध्वी प्रज्ञा ने आज ही बीजेपी ज्वाइन की और आज ही उन्हें भोपाल से टिकट दे दिया गया। भोपाल बीजेपी का गढ़ है। 1989 से भोपाल सीट पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार कांग्रेस से इस सीट पर 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को उतारा है। लेकिन आज बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को उम्मीदवार बनाया और दिग्विजय सिंह की मुश्किलें काफी बढ़ा दी। साध्वी प्रज्ञा पहली बार मालेगांव ब्लास्ट केस की वजह से सुर्खियों में आई थी। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में कांग्रेस की सरकार ने साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया, 9 साल तक जेल में रखा, यातनाएं दी, लेकिन उनके खिलाफ सबूत अदालत में पेश नहीं किए जा सके। इससे 2 साल पहले बंबई हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी और पिछले साल एनआईए कोर्ट ने उनके खिलाफ मकोका कानून के तहत लगे आरोप हटा दिए और आज बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को चुनाव के मैदान में उतार दिया। अब हिंदू आतंकवाद का मुद्दा पूरे देश में उठेगा और इसकी शुरुआत आज देखने को मिली। साध्वी प्रज्ञा के नाम का ऐलान होने के वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा में पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। यहां अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने आतंकवादी बताकर पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। अमित शाह ने कहा, जिस शख्स ने हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द कॉइन किया, अब बीजेपी उसी के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतार रही है। अब जनता कांग्रेस को उसके गुनाह की सजा देगी। उनकी सरकार थी, उन्होंने समझौता एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर है, भगवा आतंकवाद, और साधु साध्वियों को जेल में डालने का काम किया। अभी समझौता एक्सप्रेस का जजमेंट आ गया, स्वामी असीमानंद को निर्दोष छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा ये भगवा टेरर काल्पनिक बात है। ये कांग्रेस की सरकार ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ये भगवा टेरर के शब्द के जन्मदाता दिग्विजय के खिलाफ भोपाल से चुनाव लड़ाकर दिग्विजय के सामने मैदान में उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली। दुनिया भर में देश को भगवा टेरर के नाम से, हिंदू टेरर के नाम से एक कांग्रेस पार्टी ने बदनाम किया। निर्दोष साधु संतों को जेल में डालने का काम किया, साध्वी की प्रताड़ना की। आज भारतीय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह के सामने लोगों की अदालत में लेकर जा रही। लोगों को तय करना है और मुझे भरोसा है भोपाल की जनता पर कि भगवा टेरर के नाम से देश को बदनाम करने वाले दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा को दंड देने का काम भोपाल की जनता करेगी। इधर भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने कहा उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के जुल्मों की भुक्तभोगी हैं, कांग्रेस की साजिशों की साक्षी हैं। वो जनता को असलियत बताएंगी। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल तक मध्य प्रदेश में जो काम किए वो उनके आधार पर वोट मांगेंगी और जीत कर दिखाएंगी। सबने मिलकर के मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में रहूं। ये निश्चित रूप से आप भी जानते हैं और हम भी कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति है और वह है कि हमारे पास हमारे लिए जो शक्ति है वह 15 वर्षों तक माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ रहे और उन्होंने जो प्रदेश को दिया है, आज
से प्रारंभ होता है कि वह जनता के ध्यान में पुनः आ जाए। साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज अहिंसा का पुजारी बनने की कोशिश की। इशारों में साध्वी को हिंसा का प्रतीक बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा वो भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करते हैं और मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि भोपाल की शांति और सौहार्द बना रहे। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। नर्मदे हर। साध्वी प्रज्ञा ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह उनको स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो समझ लें अब उनका वक्त खत्म हो गया। साध्वी प्रज्ञा ने कहा अब वो भगवा को बदनाम करने वालों के खिलाफ लड़ेंगी और जीत कर दिखाएंगी, क्योंकि उनके पास नैतिक बल है, उनके साथ सत्य है। सच प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की असलियत जनता के सामने आएगी और जनता जवाब देगी। दिग्विजय सिंह ने आपका स्वागत किया है, करना भी चाहिए। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। दिग्विजय सिंह कितने मजबूत कैंडिडेट लगते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि अधर्मी विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है और मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। तीन प्रमुख मुद्दे बताइए। सबसे पहले उन्होंने जो बीज बोया है कि हमारे धर्म, सनातन धर्म और भगवा को जो अपमानित किया है, जो उन्होंने भगवा को आतंकवाद और हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। आपकी पुरानी पार्टी दूसरा, गैर कानूनी कानून का दुरुपयोग करना, संवैधानिक जिस प्रकार से नियम होते हैं उस संविधान को तोड़ना, ये उन्होंने किया है। स्त्री को अपमानित भी किया है, गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित भी किया है, और एक स्त्री के लिए उनके मन में क्या है और कांग्रेस की सरकार में स्त्रियों का क्या स्थान है, ये प्रत्यक्ष इसमें आएगा। तीसरा सन्यासी, मैं एक सन्यासी थी, मुझे किस प्रकार से इन्होंने दुराचार पूर्वक हमें प्रताड़ित किया है, वो मैं पूर्ण उनके सामने समाज के सामने लाऊंगी, उनकी हकीकत लाऊंगी और भगवा को सम्मान दिलाऊंगी और देश को सुरक्षित करूंगी। अब कोई भी, ये मेरा संकल्प है कि कोई भी देश के विरुद्ध बात करने वाला व्यक्ति सचेत हो जाए। जो बात साध्वी ने कही वही बात शिवराज सिंह चौहान ने भी दोहराई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा जिस देश में नारी को देवी का दर्जा दिया गया, उसी देश में कांग्रेस ने झूठे इल्जामात लगाकर बेकसूर साध्वी नारी को भगवा आतंकवाद का इल्जाम लगाकर प्रताड़ित किया, यातनाएं दी। शिवराज सिंह ने कहा कांग्रेस को अपने एक एक पाप का हिसाब देना होगा। बिना किसी आधार के एक महिला सन्यासी को न केवल बंद किया गया बल्कि उनको यातनाएं दी गई, और ऐसी यातनाएं कि कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महिला का, नारी का अपमान, निरपराध का अपमान, और वो भी इस नाम पर के भगवा आतंक। भगवा और आतंक का कोई संबंध ही नहीं है। ये आतंकवादी कभी हो सकता है क्या? कांग्रेस की तत्कालीन यूपीए की सरकार ने जानबूझकर बदनाम करने के लिए शब्द का उपयोग किया और उसके नाम पर साध्वी जी को अमानुषिक यातनाएं दी। इसलिए अब जवाब इसका भी देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 9 साल जेल में रहने के बाद जब साध्वी प्रज्ञा रिहा हुई तो सबसे पहले आपकी अदालत में उन्होंने जेल में अपने साथ हुए व्यवहार की दास्तान सुनाई। उन्हें कैसे टॉर्चर किया गया, कैसे कई कई दिन तक सोने नहीं दिया गया, कैसे बेल्ट से पीटा गया। साध्वी प्रज्ञा ने बताया था कि कांग्रेस की सरकार के अफसरों ने, पुलिस के लोगों ने जुर्म कबूल करने के लिए उन्हें कैसी कैसी यातनाएं दी। साध्वी प्रज्ञा ने मुझे यह भी बताया कि उनकी पिटाई करने वाला अफसर बदलता रहता था, लेकिन पिटाई लगातार जारी रहती थी। एक झलक आप देखिए।
जब किसी पर पुलिस को शक होता है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, तो फिर थोड़ी बहुत सख्ती तो पुलिस करती है, 1-2 थप्पड़ तो मार देती है। हाँ, 1-2 थप्पड़ मारती तो शायद मेरे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने इतना भयानक टॉर्चर किया और ये मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि ये मुझे पीटना शुरू क्यों कर दिए। रात से ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, पहले कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर पीटा क्यों जा रहा है, और बेल्टों से पीटा जा रहा था। बेल्टों से? हाँ, बेल्ट मतलब जो पुरुष बेल्ट लगाते ये बेल्ट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक्सपेलर होता है उसका जो पट्टा होता है चौड़ा, वो पट्टा होता है, उसमें वो एक लकड़ी की मूठ लगा लेते हैं, उसको व्यवस्थित करके उससे वो पीटते हैं। तो जब वो मारते थे तो एकदम से ये पूरे हाथ ऐसे उभरे चले आते हैं, सूज जाते हैं बुरी तरह से यहाँ तक ये पूरे सूज गए। जब ये इतने टाइट हो जाते तो उन्हें लगता था ये कहीं फट ना जाए हाथ, तो फिर वो गर्म पानी में नमक डाल के हमारे हाथों को उसमें डलवाते थे। टॉर्चर करना, इतना भयानक टॉर्चर करना प्रारंभ किया कि कोई स्त्री तो दूर की बात है, एक कोई पुरुष भी है, ऐसा लगता है, कहा जाता है कि पुरुष बड़े शक्तिशाली होते, मजबूत होते हैं, तो वो सहन कर लेंगे, तो वो भी सहन नहीं कर सकते थे उस चीज़ को। और उसके बाद ज़मीन पर ठुकवाते थे, हाथ दीवार में ठुकवाते थे, कागज़ लेके उसको दबाते थे जिससे ये थोड़े से मुलायम हो जाए हाथ, और फिर वो पीटना शुरू कर देते थे। एक दिन पिटाई की उन्होंने? एक दिन पिटाई नहीं की, उन्होंने 24 दिन तक पिटाई की मेरी, दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। उंगलियां भी ऐसी टेढ़ी नहीं होती थी, मैं ग्लास भी नहीं पकड़ पाती थी पानी पीने के लिए। भोजन मैं करती नहीं थी और सिर्फ पानी पीती थी। उसके बाद सोने का कोई नियम नहीं मीन्स सोने ही नहीं देते थे, जिससे मानसिक तौर पर एक व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और दिमाग घूमने लगता है उसका। बिल्कुल नहीं सोने दिया जाता, रात भर पीटते, दिन भर पीटते। और जब वो लोग थक जाते थे तो बैठ के वो हमें गालियां देना शुरू कर देते थे। इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो लोग थकते थे और फिर प्रश्न करते थे। फिर व्यक्ति बदल जाता था, मैं वही रहती थी, मैं रेगुलर उत्तर देती थी उनके, और उसके बाद वो लोग बदल जाते थे, फिर पान खाने जाते थे, सिगरेट पीने जाते थे, लेकिन मुझे रेगुलर वो बिजी रखते थे, जिससे कि किसी भी प्रकार से ये अपसेट हों और ये वो कह दें जो हम कहलवाना चाहते थे। क्या कहलवाना चाहते थे? वो ये कहलवाना चाहते थे कि आरएसएस के लोगों ने कहा और हमने ब्लास्ट किया, और किसने कहा, क्यों ऐसा कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया था उस समय। साध्वी प्रज्ञा को जेल में इतनी यातनाएं दी गई कि वो कई महीनों तक हॉस्पिटल में रही। साध्वी ने आपकी अदालत में बताया था कि उनके हाथ पैर बांधकर लोहे के कड़े में फंसाकर इतना पीटा जाता था कि वो बेहोश हो जाती थी। साध्वी ने बताया कि जेल में हुए टॉर्चर की वजह से वो आज तक ठीक से चल नहीं पाती। तो ये जो आप चल नहीं पाती हैं पाँव में, ये उसी टॉर्चर की वजह से है? हाँ, उसी टॉर्चर की वजह से है। और ये लोग मुझे, मैंने बताया आपको कि 24 दिन तक, 13 दिन तक इन्होंने इलीगल रखा, मुझे गैरकानूनी रखा, 11 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी। तो इस प्रकार से मैं 24 दिन उनकी कस्टडी में रही। तो जब तक इलीगल रखा तब तक तो बहुत बुरी तरह से इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, और कोई भी डॉक्टरी जांच इन्होंने नहीं करवाई, जबकि नियम ये होता है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, और उसके बाद 48 घंटे में मेडिकल जांच होती है। ऐसा हमारे साथ कोई नियम की पूर्ति नहीं की गई। 13 दिन तक गैर कानूनी रख करके ऐसे, जब वो ऑफिसर बुलाते थे तो जो लेडी कांस्टेबल वहाँ बुलाई गई थी लाइन से, तो वहाँ जब वो आती थी मुझे पकड़ती थी, तो एटीएस की एक सुवर्णा शिंदे करके लड़की इंस्पेक्टर थी, वो भी साथ में रहती थी, जाके जोर से पटकते थे ऐसे मुझे, तो दीवार में सिर लगता था, और ऐसे ये जो पीछे का हिस्सा है ये जमीन में दीवार से लगता था। ऐसा दिन में कई बार हुआ करता था। रात में पूछते थे तो रात में हुआ, ऐसा हुआ करता था। तो इतनी बुरी हालत हो गई, हम खुद नहीं संभल पाते थे कि आखिर शरीर टूट रहा है, मन टूट रहा है, क्या टूट रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक ऐसा लगता था बस नशे में हूँ और उठा के पटका जा रहा है,
चक्कर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने, और फिर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ ले जाया जाता है और फिर वहाँ टॉर्चर किया जाता है। अकल्पनीय था, एक ऐसे कक्ष में लेके जाया जाता था जहाँ पे बहुत मंद मंद लाइट रहती थी और ऐसे लोहे के कड़े उसमें ज़मीन में लगे रहते थे। उसे फंसा कर पीटते थे, उसे पैर फंसा देते थे, हाथ फंसा देते थे और उसके बाद भयंकर पीटते थे। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं सन्यासी हूँ। हाँ, और ये मुझे बाद में समझ में आया कि सन्यासी को गाली दे रहे हैं। कहते थे बहुत चर्बी चढ़ गई है इसके ऊपर, ये वहाँ की लैंग्वेज है, बहुत चर्बी चढ़ गई इसकी, तो चर्बी उतारना है तब ये बोलेगी। और इतनी बुरी तरह से पीटते थे कि मैं जब अपने आप को अपने से हट कर के देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जानवर भी इतनी पिटाई से शायद बेहोश हो जाए और शायद वो सहन नहीं कर पाए और चीखें चिल्लाएं। अपने से हटके अगर देखते तो मुझे असहनीय होता है वो। ऐसा कभी लेकिन हुआ वो मैं स्वयं सहन करती थी और उनके अत्याचार एक मिलके नहीं, एक व्यक्ति नहीं पीटता था, सब इकट्ठा चक्र बना लेते थे और उसमें बीच में मुझे रखते थे और बेल्ट से एक साथ पीटते थे। तलवों में मारते थे, तलवों से लेकर के पूरे पैरों तक मारते थे। इसके बाद हाथों में मारते थे, जहां कोई स्थान नहीं ऐसा छोड़ते थे जहां मुझे बेल्ट नहीं पड़ते हों। साध्वी प्रज्ञा की बातें सुनकर सिहरन होती है। उनके साथ जेल में जो व्यवहार हुआ, जो जुल्म हुए, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जुल्मों से टूटी नहीं और मजबूत हुई। उनके शरीर पर लगे जख्मों ने उनके दिलो दिमाग को और मजबूत बनाया, पक्का बनाया। आपकी अदालत में साध्वी प्रज्ञा ने जेल में हुई टॉर्चर की कहानी काफी डिटेल में बयां की थी। कुछ हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे जमीन पर दरी में करंट लगाकर उन्हें दरी पर बैठने को कहा जाता था, कैसे उनके अपने एक शिष्य को उनकी पिटाई करने के लिए मजबूर किया गया और कैसे उन्हें गंदी फिल्म बनाने की धमकी दी गई। लेकिन साध्वी न डरी न झुकी। साध्वी प्रज्ञा की पूरी दर्द-भरी दास्तान आप उनके मुंह से एक बार फिर से सुन पाएंगे अब से थोड़ी देर बाद रात 10 बजे हमारे स्पेशल शो में। साध्वी प्रज्ञा का दर्द जो रोंगटे खड़े कर देगा। दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर, हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। ये दास्तान कलेजा चीर देगी। रात भर पीटते, दिन भर पीटते, और जब वो लोग थक जाते थे इतनी अभद्र, इतनी गंदी गालियां देते थे जिसकी कल्पना नहीं थी। टॉर्चर की पूरी कहानी साध्वी प्रज्ञा की जुबानी। देखिएगा 10 बजे। अगर साध्वी प्रज्ञा राजनीति में नई होने के बाद भी अनुभवी दिग्विजय सिंह को मात दे देती हैं तो इसके लिए खुद दिग्विजय सिंह जिम्मेदार होंगे। साध्वी प्रज्ञा पहले सिर्फ भगवाधारी थी, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई कांग्रेस ने। उन्हें घर घर तक पहुंचाया दिग्विजय सिंह ने। साध्वी प्रज्ञा पर हिंदू आतंकवादी होने की तोहमत लगाई दिग्विजय सिंह ने। साध्वी प्रज्ञा पर जुल्म हुए कांग्रेस की सरकार के दौरान। साध्वी प्रज्ञा का नाम लेकर आरएसएस और बीजेपी पर हमले हुए दिग्विजय सिंह ने किए। लेकिन अदालत ने साध्वी को कालकोठरी से मुक्त किया और बीजेपी ने उन्हें नेता बना दिया, राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया। वक्त का खेल देखिए, जो दिग्विजय सिंह साध्वी को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करते थे, देशद्रोही बताने की कोशिश करते थे, अब वही साध्वी उनके सामने खड़ी होकर देशभक्ति का प्रतीक बन रही हैं। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह को ललकार रही हैं। दिग्विजय सिंह को लेकर एक और राज की बात मैं आपको बताऊं। दिग्विजय सिंह को भगवा आतंकवाद के चक्कर में फंसाने वाले उनके अपने गुरु प्रमोद कृष्णन का बड़ा रोल रहा है। प्रमोद कृष्णन साधु हैं, लेकिन भगवाधारी नहीं है। वो कई सारे साधुओं को मैनेज करते हैं। दिग्विजय सिंह भोपाल में फंसे हैं साध्वी के चैलेंज में, और प्रमोद कृष्णन को लखनऊ में अटकाया गया है। प्रमोद कृष्णन लखनऊ में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राजनाथ सिंह के सामने, और आज उनके लिए महागठबंधन की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। आज लखनऊ में अखिलेश यादव ने पूनम सिन्हा के नाम का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने लखनऊ में कई बड़े काम किए,
लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद लखनऊ का विकास रुक गया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ेगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय श्रीमती पूनम सिन्हा जी का, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी के सभी साथी और बहुत सारे साथियों से राय लेकर के लखनऊ की प्रत्याशी श्रीमती पूनम सिन्हा होंगी। लखनऊ का चुनाव लखनऊ के काम पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हालांकि लखनऊ के काम से पूनम सिन्हा का कोई लेना देना नहीं है। वो आज पहली बार नेता बनी है। पूनम सिन्हा ने आज कहा कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगी, इलेक्शन को चैलेंज के तौर पर लेगी। उन्होंने यह भी बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा तो उनके लिए कैंपेन करने नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो खुद पटना साहब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा उनके लिए प्रचार करेंगी। हम लोग सब साथ में काम करेंगे और अच्छी तरह काम करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा आपका प्रचार करने आए? नहीं आएंगे। हेमा मालिनी का धर्मेंद्र आए प्रचार? हाँ, कोई नहीं, धर्मेंद्र अभी कांग्रेस में नहीं है तो इनके लिए पाबंदी है, लेकिन ठीक है। ये कमी लगेगी आपको? इनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, तो फिर हो सकता है कि मैं पार कर लूं, अपने आप ही कर लूंगी। लेकिन कमी लगेगी, आप नहीं जा पाएंगे। चैलेंज कहाँ नहीं है, लाइफ इज वन बिग चैलेंज, तो फेस करते हैं ना लोग सभी, तो हम भी कर लेंगे। सोनाक्षी सिन्हा के भी बहुत बड़े फैन हैं, यहाँ पर मुरीद हैं, वो भी आएंगी प्रचार में? हाँ आएंगी, बट शी इज अ प्रोफेशनल। अगर उसका काम होगा तो फिर वो नहीं आएगी। लेकिन ये कमी आपको लगेगी कि आप शत्रुघ्न सिन्हा का प्रचार नहीं कर पाएंगी और वो आपका नहीं कर पाएंगे? लगेगी तो सही, डेफिनेटली लगेगी। तो खामोश हमें सुनाई देगा, प्रचार में खामोश सुनाई देगा? खामोश कहाँ, हम बीजेपी को खामोश कराएंगे ना। पूनम सिन्हा को मैं कई साल से जानता हूं। सियासत से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जनता उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के वाइफ और सोनाक्षी सिन्हा की मां के रूप में जानती है। उन्होंने परिवार को संभालने और सोनाक्षी को एक्ट्रेस बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब पूनम सिन्हा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उन्हें अचानक लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट्स पर राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता के खिलाफ मैदान में क्यों उतारा गया। इसकी वजह आपको बताता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ होने के नाते पूनम सिन्हा कायस्थ परिवार में है। लखनऊ में 3.5 लाख कायस्थ हैं। पूनम खुद सिंधी परिवार से है। लखनऊ में 1.5 लाख सिंधी हैं। अखिलेश यादव ने उनकी इन्हीं खूबियों के कारण उनको टिकट दिया। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि सिर्फ इसलिए कि वो सिंधी हैं और कायस्थ परिवार में उनकी शादी हुई तो क्या सारे कायस्थ और सारे सिंधी उनको वोट दे देंगे? ये सवाल है। और आज जिस वक्त अखिलेश पूनम सिन्हा की उम्मीदवारी का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिली। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने आजम खां का बचाव किया और अखिलेश की वाइफ डिंपल ने आजम खां के बयान को गलत ठहराया। महिलाओं के बारे में संभल कर बोलने की नसीहत दी। रामपुर से चुनाव लड़ने वाले आजम खान ने बीजेपी के उम्मीदवार जया प्रदा के बारे में शर्मनाक बयान दिया था। इसके लिए चुनाव आयोग ने आजम खान पर पाबंदी लगा दी। आज अखिलेश यादव से आजम खान के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी का प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि वो किसी भी बात को बड़ा बना देते हैं। समाजवादी पार्टी को बार बार ये नहीं कहना चाहिए और न कहना चाहता हूं मैं, जितना समाजवादी पार्टी में महिलाओं का, बेटियों का, लड़कियों का किया है वो कभी दूसरे दल से कम नहीं है। लेकिन आजम खां साहब, आदरणीय आजम खां साहब के किसी शब्द को उठा करके और किसी बात को लेकर के इतनी चर्चा की गई है। मैंने भी जवाब दिया था कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता सभी बेटियों की, महिलाओं की इज्जत करते हैं, उनका सम्मान हमेशा किया है और करेंगे। ध्यान हटाने की सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के बगल में बैठी उनकी वाइफ डिंपल ने कहा, नेता किसी भी पार्टी का हो, महिलाओं के बारे में बोलते वक्त मर्यादा ख्याल रखना ही चाहिए। डिंपल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर अपनी बात दोहराई। हालांकि उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर भी हमला किया।
डिंपल ने कहा कि बीजेपी ने मायावती के खिलाफ अभद्र कमेंट करने वाले नेता को पद देकर सम्मानित किया, यह भी ठीक नहीं है। डिंपल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ नेताओं की बात क्यों की जाए, सोशल मीडिया पर भी महिलाओं को गालियां दी जाती हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है, इसलिए समाज को महिलाओं के प्रति सोच बदलने की जरूरत है। कि इस तरह के बयानबाजी किसी भी पुरुष को नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सादा जीवन भी जी रहा हो, पार्टी का ना भी हो, तो भी पुरुषों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी महिला पे इस तरह की बात कही गई है। फिर अभी अब दयाशंकर जी ने भी मायावती के लिए अभद्र टिप्पणी करी थी और मैं समझती हूँ भाजपा वालों ने उसको उपाध्यक्ष बना के पेश किया है प्रदेश का, तो मैं समझती हूँ कि भाजपा वाले बिल्कुल भी इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। और अब क्योंकि उनके पास ध्यान भटकाने की क्षमता है और शक्ति है और आप लोग सब साथ देते हैं, तो ये ध्यान भटकाने का एक मुद्दा बना के रख दिया है। आप खुद ही जानती हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर में कितनी महिलाओं को ट्रोल किया जाता है, कितनी बुरी बुरी और गंदी बातें कही जाती है, चाहे वो किसी भी समाज या किसी भी धर्म की हो। बुरी बात तो बुरी बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि ध्यान भटकाने का मुद्दा भाजपा वालों को मिल गया है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की बातें लगातार महिलाओं से होती आई हैं और होती आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए इन सब मामलों में। डिंपल यादव ने जो बात कही बिल्कुल सही है। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वाले सिर्फ समाजवादी पार्टी में नहीं, दूसरी पार्टियों में भी हैं, बीजेपी में भी हैं। सोशल मीडिया पर भी महिलाओं के खिलाफ उल्टी सीधी बातें लगातार कही जाती हैं, उन्हें ट्रोल किया जाता है। इसलिए डिंपल की बात सही है कि पूरे समाज की सोच को बदलने की जरूरत है। लेकिन डिंपल की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि महिलाओं के मुद्दे पर आजम खान के जिस बयान को उनके पति और पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बचाव कर रहे थे, आजम खान के उसी मुद्दे पर डिंपल ने साफ बात कही, सच्ची बात कही। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। आज मोदी ने चुनावी कैंपेन को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र और गुजरात में पब्लिक मीटिंग्स की। मोदी की पहली रैली महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई। सोलापुर के बाद मोदी ने गुजरात के साबरकांठा, सुरेंद्रनगर और आणंद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सोलापुर की रैली में मोदी ने कहा कि वो पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए विरोधी उनकी जाति बताकर उन्हें गालियां दे रहे हैं। मोदी ने कहा वो कई साल से विरोधियों की गालियां झेल रहे हैं, लेकिन अब तो नामदार एक पूरे समाज को गाली देने लगे हैं। मोदी ने कहा कि नामदार ने पहले चौकीदार को चोर कहा और जब देश के सारे चौकीदार सामने आ गए तो नामदार मुंह छिपाते फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राहुल गांधी सारे पिछड़े समाज को चोर बता रहे हैं। मोदी ने कहा अगर नामदार मेरी जाति वालों को चोर कहेंगे तो इसे कोई भी मोदी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की
तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। राहुल गांधी नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का एक साथ नाम लेकर चुनावी नारा लगवा रहे थे। कह रहे थे कि सारे चोरों के नाम के आगे मोदी क्यों है। राहुल सोच रहे होंगे कि उनका ये डायलॉग हिट हो जाएगा, कांग्रेस को फायदा होगा। डायलॉग हिट तो हुआ, लेकिन कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। अब ये मुद्दा जाति के अपमान का इशू बन गया है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में जाति के अपमान के केस दर्ज हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इसे पिछड़े वर्ग के अपमान से जोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उसे चुनावी मुद्दे सोच समझ कर उठाने चाहिए और चुनावी भाषण में संभल कर बोलना चाहिए, खास पर तब जब मुकाबला नरेंद्र मोदी जैसे चतुर राजनेता से हो। वैसे आज नवजोत सिंह सिद्धू भी गुजरात में थे और सिद्धू ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के मामले में कल ही एफआईआर फेस की है। लेकिन इससे सिद्धू के तेवर पर, उनके स्टाइल पर, उनके अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया। आज सिद्धू अहमदाबाद में पब्लिक मीटिंग कर रहे थे। यहां सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा, उनकी योजनाओं का मजाक उड़ाया। सिद्धू ने सबसे पहले राष्ट्रभक्ति की बात की, मोदी पर गोधरा दंगों का इल्जाम लगा दिया। सिद्धू ने कहा कि गोधरा कराने वाले हमें राष्ट्रभक्ति न सिखाएं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कोई गोधरा कराने वाला सरदार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे को सवाल नहीं कर सकता, राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर सकता। छाती ठोक के कहता हूं तुम्हें मैं, छाती ठोक के कहता हूं तुम्हें मैं। और आओ, मैदान में आओ। लोकतंत्र को गुंडा तंत्र मत बनाओ, डंडा तंत्र मत बनाओ, भय तंत्र मत बनाओ। अगर आना है तो मैदान में आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। बीजेपी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया, 2 आदमी चलाते हैं और दोनों राहु केतु हैं। ठोको, समझे? 2 आदमी चलाते हैं और उनके साथ, अरे समझ गए, सुमड़ी में गुमड़ी पता है तुमको। राजेश खन्ना कह गया ना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ठोको। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया और उसके 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट, अंबानी, अडानी, माल्या, नीरव मोदी। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और नीरव मोदी की मौत आई तो तुम्हारे पास डेवोस में तुम्हारी गोदी में बैठा जाके। ठोको ताली। तुम राष्ट्रभक्ति की बातें करोगे? तुम, जब तुम्हारी कैंपेन में सिद्धू जाता था तो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था। अब तुम्हें सवाल करता है तो राष्ट्रभक्त नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष को सिद्धू सवाल करता है। तुम कहते थे, तुमसे बिल मांगता है सिद्धू राफेल का। तुम कहते थे कि 10 रुपए का पेन लो बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, 10 रुपए का पेन लो तो पक्का बिल जरूर लो। और जब राफेल के बिल की बात आती है तो तुम बिल आ जाते हो। ठोको ताली। हाँ, दो ना बिल। राष्ट्रभक्ति की बात करते हो, दोनों बिल। और इसके बाद सिद्धू ने नरेंद्र मोदी की योजनाओं का मजाक उड़ाया। कहा, पेट खाली है तो योग कब दे बता रहे हो। अरे नरेंद्र मोदी, ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी कि पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है। बाबा रामदेव भी बना दो सबको। सवेरे मोदी जी, अरे पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, और जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। ये राष्ट्रभक्ति है तुम्हारी? है? जेब खाली, खाता खुलवाया जा रहा है। अरे खाने को खाना नहीं, शौचालय बनाया जा रहा है। ठोको ठोको। है? गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। गांव में पानी नहीं, डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। यह नहीं पता लगता सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। कोई अपनी लुगाई को लेके जा रहा हो, वो आगे नहीं देखता, पीछे ही देखता रहता, रह गई कि ढह गई। ठोको ताली। जवाब तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नवजोत सिंह सिद्धू भाषण अच्छा देते हैं, लच्छेदार बातें कहते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। पब्लिक उनकी बातों पर हंसती भी है, तालियां भी बजाती है, लेकिन कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि यही बातें वो कई साल से कह रहे हैं। पहले बीजेपी के लिए कहते थे, अब कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। तालियां तो उनके कॉमेडी शो में भी बजती हैं, लेकिन
उसे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। सिद्धू की इमेज वैसी हो गई है, सिद्धू को समझना चाहिए वो अब नेता हैं, MP रह चुके हैं, अब विधायक हैं, पंजाब की सरकार में मंत्री हैं। कम से कम अब उन्हें कॉमेडी से बाहर निकलना चाहिए, गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्योंकि हल्की बात सिद्धू करते हैं और जवाब राहुल गांधी को देना पड़ता है। राहुल गांधी आजकल केरल में हैं। राहुल केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने वायनाड में रैलियां की। आज सुबह सुबह राहुल ने अपने दिन की शुरुआत पूजा पाठ से की। असल में अब यह कहा जा रहा है कि वायनाड में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुसलमान चुनाव में जीत हार का फैसला करते हैं, इसलिए राहुल ने वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन आज सुबह सुबह राहुल गांधी वायनाड के तिरुनेली मंदिर पहुंचे। तिरुनेली मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है। केरल में तिरुनेली मंदिर के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है। धोती कुर्ता पहने राहुल गांधी ने करीब आधा घंटे तक मंदिर में पूजा की। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि पिछली बार भी उन्होंने यहां आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पाया था। तिरुनेली मंदिर तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, पत्थरों वाला है, लेकिन राहुल आम भक्त की तरह नंगे पांव पैदल चलकर मंदिर पहुंचे। तिरुनेली मंदिर जाने से पहले राहुल ने पाप नाशिनी नदी की पवित्र धारा में तर्पण किया। तिरुनेली मंदिर आने वाले भक्त अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए बलि तर्पण की परंपरा का पालन करते हैं। 1991 में पाप नाशिनी नदी में ही राजीव गांधी की अस्थियां प्रभावित की गई थी। तब राहुल केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के करुणाकरण के साथ यहां आए थे। तिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राहुल ने वायनाड में रैली की। राहुल ने कहा कि वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो वायनाड इसलिए आए क्योंकि ये सीट मिनी भारत को रिप्रेजेंट करती है। राहुल ने कहा कि वो यहां नेता की तरह नहीं, परिवार के मेंबर की तरह आए हैं। I have not come here as a politician. I have come here as a brother, as a son, as a friend. And I have not come here to explain to you what I understand. I am not here to tell you my man ki baat. I am here to understand what is inside your heart, inside your soul. राहुल गांधी इस बार दक्षिण भारत में काफी मेहनत कर रहे हैं। केरल के वायनाड सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन साउथ में भाषा की मुश्किल तो आती है। राहुल या तो हिंदी बोल सकते हैं या अंग्रेजी में भाषण देते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन कई बार ट्रांसलेशन के चक्कर में कैसी दिक्कत हो जाती है, यह मंगलवार को एक रैली के दौरान दिखाई दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हंस रहे हैं। आप भी देखिए। Don't make me or aircraft contract. Narendra Modi gave 35,000 crores to Nirav Modi, 35,000 crores to Mehul Choksi, 45,000 crores of debt to Mr. Anil Ambani, Vijay Mallya, Lalit Modi. These are the people where this money is going to come from. We are going to do a surgical strike on poverty. ये 2 दिन पहले का वीडियो है। मंगलवार को केरल के पथानमथिट्टा में राहुल की पब्लिक मीटिंग थी। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि ट्रांसलेट करने वाले बार बार रुककर राहुल गांधी का चेहरा क्यों ताकते थे। पहले तो यह बता दूं कि ट्रांसलेटर की भूमिका कोई और नहीं, कांग्रेस के सीनियर नेता PJ कुरियन निभा रहे थे, जिनका बहुत सम्मान है। लेकिन उम्र के साथ उनको सुनने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है। वहां आवाज गूंज भी रही थी, इसलिए वो बार बार राहुल से पूछते थे उन्होंने क्या कहा। लेकिन इसका ऐसा मजाक उड़ गया कि लोगों ने समझा राहुल जो कह रहे हैं या तो वो उससे एग्री नहीं करते या समझ नहीं पा रहे। वैसे आपको बता दूं कि PJ कुरियन केरल के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। 25 साल तक राज्यसभा के मेंबर रहे और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो काम किया उसकी सबने तारीफ की। अब आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ के आज के दिन के बारे में। चुनाव आयोग ने यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की इलेक्शन कैंपेनिंग पर रोक लगाई हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी न किसी तरीके से जनता के बीच पहुंच जाते हैं। कल योगी लखनऊ में हनुमान मंदिर गए तो आज वो हनुमान के आराध्य भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ ने सरयू घाट पर पूजा की। यहां ये योगी आदित्यनाथ हनुमान गढ़ी पहुंचे। हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में पूजा पाठ करने से पहले योगी आदित्यनाथ
शेड्यूल कास्ट के एक शख्स मेवालाल के घर पहुंचे। मेवालाल को पीएम आवास योजना के तहत घर मिला है। योगी ने इसी घर में सब्जी रोटी खाई और उन्होंने घर के बाकी सदस्यों से बात की। कहा कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो उन्हें बताएं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के। हमारे घर में महाराज हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है। इससे पहले अब तक कोई नहीं आया और आज आए हम लोग का ये खत्म हो गया, इसीलिए आए हैं। हमारा जन चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ के पब्लिक मीटिंग पर रोक लगाई है, कैंपेन पर रोक लगाई है, मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगाई है, लेकिन पूजा का पाठ करने पर, मंदिर जाने पर कोई रोक नहीं है। और अपनी सफाई में योगी ने चुनाव आयोग से कहा था कि अपने चुनाव में उन्होंने अपने आराध्य बजरंग बली को याद किया था। बजरंग बली का नाम लेने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए वो लखनऊ में कल हनुमान मंदिर गए और आज अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी भी गए। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला किया। स्वामी रामदेव ने विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। योग गुरु ने कहा कि देश विरोधी ताकतों को जिताने के लिए विदेशों से करोड़ों रुपए भेजे जा रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए सेवा धर्म है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे हैं और शोरगुल करके झूठे आरोप लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। ये फकीरों और वजीरों के बीच की लड़ाई है, नामदार और कामदारों के बीच की लड़ाई है। जिन पार्टियों ने समझ लिया था कि देश हमारी सल्तनत है, ये हमारी जागीर है, और वो लोग दूसरे जिनको जो भारत माता को अपने आराध्य मानते हैं, राष्ट्र धर्म को अपना सबसे बड़ा धर्म और राष्ट्र प्रेम को सबसे बड़ा प्रेम मानते हैं, जिनके दिल में एक संकल्प है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हाँ, बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं बाबा आपको किसी से मोहब्बत नहीं हुई? कि मैंने कहा हाँ हमको मोहब्बत हुई है ना। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है हमको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। तो एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना दिल, अपनी जिंदगी भारत माता के लिए दे दी है। भारत माता हमारी आराध्या है और कर्म हमारा धर्म है, सेवा हमारा धर्म है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उल्टी पुल्टी बातें करके और यूँ सोच रहे हैं कि टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहे हैं कि भाई हम कुछ इस राजनीतिक शोरगुल में अपनी रोटियां सेक लेंगे। लेकिन अब इस देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो देख रहे हैं कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, किसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किसकी पॉलिसीज क्या हैं, किसका कैरेक्टर क्या है। मोदी जी की नीतियां, नीयत, नेतृत्व, वक्तृत्व इस राजनीतिक दंगल में राष्ट्र के लिए मंगल करने वाला है। योग गुरु होने की वजह से, देश भर में सफल तरीके से व्यापार करने की वजह से स्वामी रामदेव का काफ़ी नाम है, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग उनको मानते हैं और उन्होंने आज जो कुछ कहा इसका नरेंद्र मोदी को जरूर चुनाव में फायदा होगा। देश के कई हिस्सों में आंधी और तूफान ने कैसे कहर बरपाया, इसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे ब्रेक के बाद। पिछले 2 दिन में देश का मौसम अचानक कई बार बदला है। शहरों में रहने वाले तो खुश हैं, उन्हें गर्मी से राहत मिली है, लेकिन आंधी, बारिश और ओलों ने किसानों का हाल खराब कर दिया है। कल राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों में अचानक आए आंधी तूफान और बिजली गिरने से 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। खेतों और खलिहानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आंधी तूफान की वजह से राजस्थान में सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 15 लोग मारे गए, जबकि गुजरात में 10 लोग मौत के मुंह में समा गए। महाराष्ट्र में भी 3 लोगों के मरने की खबर मिली है। आज अलवर में एक बार फिर डस्ट स्टॉर्म और जोरदार बारिश की वजह से लोगों की सांसें अटक गई। किसान सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि फसल पूरी तरह पक चुकी है। ज्यादातर जगहों पर फसल की कटाई हो गई है। कई जगह गेहूं खेतों में रखा है। अचानक आई आंधी और बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो गई। इस थंडर स्टॉर्म की वजह से कई मवेशी भी मारे गए और किसानों का काफी नुकसान हुआ। आंधी तूफान से नुकसान को लेकर मध्य प्रदेश से दिल को हिलाने वाली तस्वीरें आई। अधिकारियों ने बताया कि बारिश की वजह से कम 15 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इंदौर, धार, शाजापुर
यहां पर 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि रतलाम में भी 2 लोग मारे गए हैं। अलीराजपुर, राजगढ़, सीहोर और छिंदवाड़ा से भी आंधी तूफान की वजह से लोगों के मरने की खबरें आई हैं। टीकमगढ़ में ओले गिरे, जिसकी वजह से खड़ी फसल को नुकसान हुआ। किसानों की साल भर की मेहनत खराब हो गई। गुजरात में आंधी तूफान की वजह से 10 लोगों की मौत हुई। नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र में ज्यादा नुकसान हुआ। नॉर्थ गुजरात के हिम्मतनगर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए टेंट लगाया जा रहा था, लेकिन तूफान की वजह से उसका कुछ हिस्सा उखड़ गया। हालांकि आज उसे ठीक कर लिया गया था। कल राजकोट और बनासकांठा में कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। मेहसाना में किसानों की फसल खराब हो गई। कोई भी आपदा आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को होती है। इस बार भी अच्छी फसल का अनुमान था, लेकिन किसान फसल को खेतों से मंडी तक ले जाते इससे पहले इस अचानक हुई बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद गर्मी शुरू हो जाएगी और सूखे की मार भी किसानों को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ेगी। अच्छी बात यह कि इस बार प्रेडिक्शन ये है कि मॉनसून अच्छा होगा। 96% इलाकों में बारिश होगी, शायद किसान को थोड़ी बहुत राहत मिले। चुनाव में पैसे का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन किस तरह अलर्ट है? इलेक्शन कमीशन चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन अलर्ट है। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। टीम ने हेलीकॉप्टर में रखे कुमारस्वामी के लगेज को खोलकर देखा, हालांकि जांच में कुछ गैर कानूनी नहीं मिला। कल कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पीएस येदियुरप्पा के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया था, बैगों की तलाशी ली गई थी। मंगलवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी ऐसी ही जांच की गई थी। पटनायक राउरकेला में रैली के लिए पहुंचे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम ने एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। जिस वक्त चेकिंग हुई उस वक्त नवीन पटनायक हेलीकॉप्टर बैठे थे। इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। कल रात तमिलनाडु में टीटीवी दिनाकरण की पार्टी एएमएमके के ऑफिस पर इनकम टैक्स के छापे में 1 करोड़ 48 लाख का कैश बरामद किया गया। इनकम टैक्स ने जब रेड की उस वक्त पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। इनकम टैक्स की टीम को देखकर पार्टी वर्कर विरोध जताने लगे। पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। देर रात तक चली रेड में हजारों लिफाफे बरामद हुए। हर लिफाफे में 2000 रुपए के नोट डाले गए थे। एड्रेस लिखा था। माना जा रहा था यह कैश वोटर्स को बांटने के लिए जमा किया गया था। फिलहाल जांच चल रही है। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेगी। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड में 11 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल नरेंद्र मोदी की गुजरात, कर्नाटक और केरल में 4 रैलियां होंगी। पहली रैली गुजरात के बरेली में होगी। राहुल गांधी कल उत्तर प्रदेश और गुजरात में 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली यूपी के बदायूं में होगी। अखिलेश यादव आजमगढ़ से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन के बाद पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे। आज की बात में इतना ही। अब देखिए साध्वी प्रज्ञा की वो दर्द भरी दास्तान जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। जेल के भीतर जुल्म का हर किस्सा खुद साध्वी प्रज्ञा के मुंह से।